में तारिक फातिमी को ओहदे से हटा दिया गया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, आपको बताएं तारिक फातिमी जिन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। तारिक फातिमी का ओहदे से इन्हें हटा दिया गया है। अहम खबर आपको दें, तारिक फातिमी को ओहदे से हटा दिया गया है। न्यूज लीक्स का यह मामला जिसके बिना पर तारिक फातिमी को ओहदे से हटा दिया गया है। आपको खबर दें, अहम खबर, तारिक फातिमी जिन्हें ओहदे से हटा दिया गया है। न्यूज लीक स्कैंडल, आपको बताएं न्यूज लीक स्कैंडल, तारिक फातिमी को ओहदे से हटा दिया गया। मामला था न्यूज लीक स्कैंडल का, तारिक फातिमी को जिसके बिना पर ओहदे से हटा दिया गया। बशीर चौधरी से मजीद तफसीलात जानते हैं। बशीर बताएगा, तारिक फातिमी को ओहदे से हटा दिया गया है। बिल्कुल, वजीर आजम नवाज शरीफ ने डॉन लीक्स न्यूज स्कैंडल की जो तहकीकात हैं उनकी जो सिफारिशात थी वो पब्लिक कर दी हैं। वजीर आजम के सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है, जिसमें 4 सिफारिशात जो है वो पब्लिक की गई हैं। जिनमें एक तो ये कि तारिक फातिमी से, उस सिफारिश के मुताबिक तारिक फातिमी से उनका ओहदा वापस ले लिया गया है, उनको ओहदे से हटा दिया गया है। और इसके साथ साथ इस सिलसिले में जो जल्द नोटिफिकेशन है जरूर जो कानून कवायद के तहत वो जारी कर दिया जाएगा। दूसरा, राव तहसीन अली खान जो कि प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं वजारत इत्तलात के, उनके खिलाफ 1973 के जो रूल्स हैं उनके तहत, जो सर्विसेज रूल्स हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी। और तीसरी सिफारिश यह है कि वजीर जो डॉन लीक्स, डॉन अखबार, जफर अब्बास और सिरिल अलमीडा का मामला है वो APNS को भेजा जाएगा। और APNS से ये सिफारिश की गई है कि वो कौमी सलामती से मुतल्लिक जो खबरें हैं जो इस तरह से सामने आती हैं, जो जराए से सामने आती हैं, उनके हवाले से एक कोड ऑफ कंडक्ट, एक ज़ाब्ता इखलाक तैयार करें ताकि उसकी रोशनी में कौमी सलामती से मुतल्लिक खबरें जो हैं वो जारी की जाएं। हम अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि हमारे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद पवन साई साहब ने यह खबर गुज़श्ता माह यानी 1 मार्च को ब्रेक की थी, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इस डॉन लीक्स जो न्यू सिक्योरिटी लीक्स हैं, इस मामले में तारिक फातिमी को हटाने का। ठीक है बशीर, हमारे साथ रहिएगा। ऑन साही ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ही हमारे साथ हैं। ऑन बताएगा, आपने ही खबर ब्रेक की थी, इस वक्त ये सूरत हाल है कि तारिक फातिमी जिन्हें ओहदे से हटा दिया गया है, अभी क्या मजीद तफसीलात बताएंगे आप? जी बिल्कुल, ये वजीर आजम ने जो कमेटी ने सिफारिशात की थी उनकी मंजूरी दे दी है। जो हम पहले ही बता रहे थे कि कमेटी ने सिफारिशात में सबसे पहली सिफारिश उनकी ये थी कि तारिक फातिमी साहब जो है, जो कि मुआवने खसूसी हैं वजीर आजम के फॉरेन अफेयर्स से, उनको हटा दिया जाए। तो आज वजीर आजम ने इसकी मंजूरी दे दी है। तारिक फातिमी साहब को ओहदे से हटाने का फैसला कर लिया गया। नोटिफिकेशन बाद में होगा। इसी तरह राव तहसीन जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं उनको भी उनका केस जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को फॉरवर्ड कर दिया गया। अब वो अपने जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके तहत उनको फारिग करेगी। इसी तरह जो डॉन अखबार है उनके एडिटर हैं और जो रिपोर्टर हैं उनका भी इशू जो है वो फॉरवर्ड कर दिया गया ऑल पाकिस्तान न्यूज पेपर्स जो एसोसिएशन है उसको। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं कि अब इसमें ये वाज़ेह है कि अब गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को पब्लिक करने नहीं जा रही, सिर्फ सिफारिशात को पब्लिक किया है उन्होंने। तो ये जो सबसे बड़ा सवाल था, जो सवालिया निशान था कि क्या वज़ीर आज़म इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे या सिर्फ सिफारिशात को पब्लिक करेंगे। तो अब हमें नहीं पता कि ये जो सिफारिशात हैं वो किस बुनियाद पे की बनाई गई हैं। क्या किसी कुछ और लोग भी शामिल थे? सिर्फ इन 2 लोगों का नाम आया है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, तारिक फातिमी और राव तहसीन, या और कोई लोग थे? तो ये 1 पेज की सिफारिशात और फवाद हसन फवाद साहब के सिग्नेचर्स के साथ, जिनका खुद शुरू में नाम आ रहा था इसमें, उन्होंने अपने साइंस के साथ ये इशू किया है। तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है, इस वक्त ये सबसे बड़ा जो इशू है कि क्या पूरी की पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी या सिर्फ इन सिफारिशात पे ही हमें तनख्वाह दिया जाएगा। तो अभी तक यही लगता है कि यही सिफारिशात होंगी। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब को एक तरह की क्लीन चिट मिल गई है। परवेज रशीद साहब का नाम इसमें फर्दर जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए वो बिल्कुल नहीं है। तो परवेज रशीद साहब अब शायद दोबारा वापस आपको कुछ अगले चंद दिनों में नजर आए किसी बड़े अहम ओहदे पे। और ये भी कहा जा रहा है कि तारिक फातिमी साहब की बेगम जो कि मेंबर नेशनल असेंबली है, शायद उनको भी किसी वजारत में या कोई वजारत दी जाए। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो भी अगले दिनों में अनफोल्ड होंगी। जो है परवेज रशीद साहब को अब कौन सा ओहदा मिलता है या वो किस तरह वापस आते हैं, और तारिक फातिमी साहब को किस तरह अकोमोडेट किया जाता है। क्योंकि जो वज़ीर आज़म के साथ उनकी मुलाकात हुई थी उसमें ये जो वाइब बाहर निकली थी उसमें यही कहा जा रहा था
कि उन्होंने एक तरह से ये कहा है कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो अब पहले था कि वो रिजाइन करेंगे, लेकिन उन्होंने रिजाइन नहीं किया, तो अब उनको हटाना पड़ा है। तो अभी तक उन्होंने रिजाइन नहीं किया। इसका मतलब है कि काफी कुछ जो अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, वो शायद उनके पास कुछ और नाम है जो उन्होंने वाइफ दी थी। उन्होंने वहां पे वज़ीर आज़म को धमकी नहीं दी कि, लेकिन हमारे सोर्स से जो उन्होंने यही कहा कि बाद में अपनी जो प्राइवेट मुलाकातें हैं उसमें उन्होंने बिल्कुल शायद और लोगों के नाम भी उनके पास हैं जो वो ले सकते हैं। तो काफी इस वक्त प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट इस वक्त पॉलिटिकली बड़े प्रॉब्लम में है। ये भी हो सकता है कि तारिक फातमी साहब को अगर ये निकालें तो किसी दूसरी पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाके कोई और नाम ले दे, तो वो एक और मसला हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट अभी पनामा लीक्स के पनामा जो इशू है उसके क्राइसिस में फंसी हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस से। इमरान खान ने उस पर रेजिग्नेशन का मुतालबा कर दिया है, तहरीक शुरू कर दिया। तो ये भी खौफ है गवर्नमेंट की सफों में कि तारिक फातमी साहब कहीं किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के कंटेनर पे जाके वो नाम ना बता दें। तो अभी उनके साथ यही निगोशिएशन हो रही है कि उनको किस तरह अकोमोडेट किया जाएगा। बड़े सीजन जो है वो आपको पता है डिप्लोमेट है, और डिप्लोमेट्स और पॉलिटिशियन जो है वो चीजों को मुख्तलिफ तरीके से डील करते हैं और अपने करियर पे दाग वो मेरा नहीं ख्याल लगने देंगे। लेकिन अभी उनके साथ डीलिंग हो रही है कि उनको किस तरह से अकोमोडेट किया जाएगा। क्या उनकी बीवी जो है उनको मिनिस्टर बनाया जाएगा या उनके साथ किसी और जो है उनके साथ चीजें तय की जाएंगी। लेकिन एक चीज है कि परवेज रशीद साहब का नाम बिल्कुल पिछले काफी दिनों से हम कह रहे थे कि परवेज रशीद साहब पे फर्दर कोई एलिगेशन नहीं आ रही, कमेटी ने कोई सिफारिश नहीं की इन पे फर्दर जो है उनके खिलाफ एक्शन लेने की, क्योंकि उनके खिलाफ पहले ही एक्शन ले लिया गया था। जी ठीक है, मुल्की सलामती से मुतल्लिक खबरों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की बात अगर करें तो वो तय किए गए हैं इससे मुतल्लिक? बिल्कुल, ये वज़ीर आज़म साहब ने इसको फॉरवर्ड किया है APNS को, और उनसे यही सिफारिश की है उन्होंने कि कोई कोड ऑफ कंडक्ट अखबारों के लिए भी तय किया जाए कि अखबारात में जो मुल्की सलामती के हवाले से खबरें लगती हैं उनको किस तरह डील किया जाएगा, किस तरह ट्रीट किया जाएगा। क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट के पास कोई इस किस्म की कोई जो है वो कानून या कोई इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशन या कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जिससे कोई डायरेक्ट सजा सुना सकते अखबारों को। लेकिन सबसे बड़ा ये मसला है कि अखबार को तो अब बाद में देखेंगे। अभी आप खुद से जो अपने आपके फोल्ड के अंदर हैं जो लोग हैं वो आपके बिल्कुल करीब थे तारिक फातमी साहब, और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस के अंदर कुछ और लोग हैं जिनसे वो ज्यादा करीब थे, जो बहुत सारे दोज हु कॉल द शॉट्स उन लोगों के करीब थे, और शायद खुद से ये फैसला नहीं कर सकते तारिक फातमी साहब या राव तहसीन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि राव तहसीन ग्रेड 21 के एक अफिसर थे जो अभी बहुत जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं, और इस जगह पे आके आखिरी 2-4 सालों में अपने कैरियर को इतना ज्यादा दागदार वो बगैर किसी प्रेशर के नहीं कर सकते थे। तो डेफिनेटली उन पे कोई ना कोई प्रेशर होगा, किसी ने उनको कहा होगा। और फिर अभी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो DMG ग्रुप है जिसमें फवाद हसन फवाद साहब हैं और जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं वानी साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस में, ये दोनों लोग DMG ग्रुप के हैं। लेकिन जो सजा दी गई है वो राव तहसीन जो इंफॉर्मेशन ग्रुप के हैं उनको दी गई है। तो क्या राव तहसीन ने अपने आप से ये फैसला कर लिया था? क्या राव तहसीन जो है वो इतने ज्यादा ताकतवर हैं कि उनको जिनको एक प्रेस रिलीज इशू करने के लिए इन 2 ऑफिसर से जो है इजाजत लेनी पड़ती है? क्या इतनी बड़ी खबर, क्या इतना बड़ा इशू उन्होंने ऑन हिज ओन टेकअप कर लिया था? तो मेरे लिए तो ये मानना बहुत मुश्किल है कि राव तहसीन ने फैसला ये किया, और अगर वो बिल्कुल इन्वॉल्व होंगे और हो सकता है भी, लेकिन किसी के कहने पर उन्होंने किया होगा। ये नहीं हो सकता कि राव तहसीन साहब को एक ख्वाब आई हो और वो मीटिंग में भी नहीं शामिल थे जहां पे ये सारा मामला तय पाया। राव तहसीन साहब को किसी ने कहा और फिर उसके बाद वो गए। तो ये या तो उनको कोई ख्वाब आया था कि इस तरह के मीटिंग में ये चीजें हैं, और उन्होंने खुद से अपने 100 मोटो एक्शन लिया और जाके जर्नलिस्ट से मिले। मुझे पता है किन रिपोर्टर्स को वो कन्विंस करने की कोशिश करते रहे इस खबर में, और किन लोगों ने लगाई और किन लोगों ने नहीं लगाई। लेकिन राव तहसीन जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है ऑन हिज ओन वो कुछ नहीं कर सकता, और अगर उसने ऑन हिज ओन किया तो ये नाअहली है वज़ीर आज़म पाकिस्तान की भी, ये नाअहली है प्राइम मिनिस्टर हाउस की भी, ये नाअहली है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन की भी, ये नाअहली है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन की, ये नाअहली है उस वक्त के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन की। ये वो सारे की सारी हिरारकी है जो राव तहसीन से ऊपर वाली है। तो अगर राव तहसीन ने ऑन हिज ओन किया है तो इन सारे लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए कि 21 ग्रेड का अफसर खुद से फैसला कर रहा है, जो ऊपर की हिरारकी है उनसे बिल्कुल नहीं पूछ रहा
और अपने फैसले खुद करे और कौमी ठीक है, ऑन सलामती के साही मामले में। डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल भी हमारे साथ हैं, उनसे भी मजीद बात करते हैं। फारूक फैसल, वजीर आजम के मामले खसूसी तारिक फातमी को ओहदे से हटा दिया गया है, जैसे कि ऑन साही बात कर रहे थे राव तहसीन की, तो उनका केस फॉरवर्ड कर दिया गया है, क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का फैसला किया गया है? देखें, ये पंजाबी का एक मुहावरा है, गोंगलुओं से मट्टी उतारना, यानी कि शलगमों से मट्टी उतारना। ये सारी जो रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल ऐसे ही है। इतना बड़ा मामला उठाया गया सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की जानब से भी, हुकूमत के भी जानब से भी, कि बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है, मुल्क के राज जो है अफशा हो गए हैं, जमीन आसमान ऊपर नीचे कर दिया गया। लेकिन ये रिपोर्ट जो आई है ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ आई वाच है। अब जो ग्रेड 21 के अफसर राव तहसीन को जो है अगर उसके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी होगी, वो एक लंबा प्रोसीजर है और उस वक्त तक उनकी रिटायरमेंट भी आ चुकी होगी। इसी तरह तारिक फातमी साहब को, अगर ये सब जो है ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सिविल गवर्नमेंट के इख्तलाफात का आपस का नतीजा था, जिसमें ये सारा एक मामला सामने मंजरे आम पर आया और उसको उठाया गया और एक दूसरे को दबाने की कोशिश की गई। और ये जो डॉन अखबार के जफर अब्बास और सरल अलमेडा के हवाले से कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है कि ये मामला APNS को चल जाएगा। APNS कौन होती है? एक वर्किंग जर्नलिस्ट के मामले के जो है उसको टेक ओवर करे या उसके मामला को देखे। APNS जो है वो मालकान की तंजीम है, जो अपने कारोबार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालकान की तंजीम है। वो हुकूमत के साथ या जिसके साथ भी मुज़ाकरात करती है वो अपने कारोबारी मुफादात के हवाले से करती है। वर्किंग जर्नलिस्टों की तंजीम जो है वो PFU के चाहे वो ग्रुपों में क्यों ना हो, अगर वर्किंग जर्नलिस्ट का मामला इन्होंने हुकूमत ने या किसी दूसरे ने भी अगर लाना था तो वो वर्किंग जर्नलिस्टों की तंजीम के सामने आना चाहिए था। इसी तरह एडिटर्स की तंजीम है CPNE, जिन्होंने चौधरी निसार से जिन्होंने मुलाकात की थी, और आरफ नज़ामी साहब इस बात के गवाह है कि ना CPNE ने ना APNS ने चौधरी निसार से मुलाकात के मामले में बिल्कुल ये गुफ्तगू कोई नहीं की थी सरल अलमेडा जी। और इसी तरह जो ऑन साई कह रहे थे कि ये बिल्कुल फैक्चुअल बात है कि इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत में इंफॉर्मेशन ग्रुप और DMG ग्रुप के दरमियान आपस में चपकलिश है। DMG ग्रुप हावी है, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में भी हावी है, वज़ीर आज़म हाउस में भी हावी है। एक एक लफ्ज जो अखबारात को जारी होता है या TV को प्रेस रिलीज जारी होता है, वो इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसरान, चाहे वो ग्रेड 21 का अफसर है चाहे वो ग्रेड 18 का अफसर है, वो खुद जारी नहीं कर सकता। ये प्रेस विंग है PM हाउस के अंदर जो उसकी मंजूरी देता है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि ना प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ना इवन तारिक फातमी, उन्होंने अब खुद ये सारा काम नहीं किया। अगर ये बात मान ली जाए कि सारी सिक्योरिटी ब्रीच है और ये सारा कुछ ऐसे ही हुआ है, तो फिर उस तय तक जाना चाहिए कि जिन्होंने राव तहसीन अली से और तारिक फातमी से सिक्योरिटी ब्रीच कराया। और ये मैं फिर एक मरतबा फिर ये कहूंगा, ऑन सही के मकसद से बिल्कुल हमायत करूंगा और वर्किंग जर्नलिस्ट तमाम ये हमायत करेंगे कि ये रिपोर्ट बिल्कुल एक आई वाच है और इसका कोई फायदा नहीं। तारिक फातमी को आपने सिर्फ ओहदे से हटा दिया गया, बाकी एक लंबा प्रोसीजर है ग्रेड 21 के अफसर का, उसको साइड पे करने का। अगर जो इस वक्त सीनियर मोहतरीन 3 या 4 अफसर है, इनमें से किसी को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन नहीं लगाया गया, अगर इन सीनियर मोस्ट में से पहले ये दूसरे राव तहसीन के खिलाफ ये सारी कार्रवाई होती है, तो यकीन माने इंफॉर्मेशन अफसर के इंफॉर्मेशन ग्रुप के अफसर वैसे मंजरे आम पर आके बात नहीं कर सकते, लेकिन वो दबे अल्फाज में और वैसे मुलाकातों में ये कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से मामला आगे बढ़ाएंगे तो इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है वो बिल्कुल बददिल हो जाएगा और इंफॉर्मेशन ग्रुप से इस हुकूमत से या इस हुक्मरानों या इस टीम से काम लेना मुश्किल हो जाएगा। जी ऑन साई, जैसा कि फारूक फैसल साहब कह रहे हैं कि आई वॉश है ये रिपोर्ट बिल्कुल और कोई इसका फायदा नहीं है। सिफारिशात की बात आप भी कर रहे थे, इतनी ये महदूद सिफारिशात बहुत है, ये मुकम्मल रिपोर्ट भी साथ पेश की जाएगी? बिल्कुल, मैं यही मेरा कहना है। एक तो सबसे पहले मैं कहा जा रहा था कि तारिक फातमी साहब रिजाइन कर देंगे, उन्होंने रिजाइन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म को दो टोक बता दिया कि वो रिजाइन नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो इन सिफारिशात से ये इस रिपोर्ट से मुत्तफिक नहीं है। वो एक कैरियर डिप्लोमेट है और कैरियर डिप्लोमेट कभी भी अपना कैरियर खराब नहीं करता। और वो अगर उनको लगता कि वो कहीं पे वो अकेले उसमें शामिल है या वो अकेले शामिल हैं, तो डेफिनेटली वो रिजाइन करके एक साइड पे हो जाते। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये ऑप्शन जो है उसको इनकार किया और अब उनको हटाना पड़ा इनको, क्योंकि पहले उन पर ये प्रेशर था कि आप रिजाइन कर दें, उन्होंने रिजाइन से इनकार किया। उसके बाद ये पिछले एक हफ्ते से ये सारी चीजें कोशिश हो रही थी पीछे बैकडोर चैनल से कि ये सारी चीजें मैनेज कर ली जाए, तारिक फातमी साहब रिजाइन कर दें, राव साहब को भी जो है वो चीजें मना ली जाए, और बाकी तो इसमें है ही कुछ नहीं। एक तरफ तारिक फातमी और उनको, मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि उनकी मिसेज जो है वो मेंबर नेशनल असेंबली है खवातीन के कोटे, तो उनको ये भी ऑफर की गई कि उनको मिनिस्टर बना दिया जाएगा आपकी मिसेज को, लेकिन उन्होंने उस पर भी नहीं माने, जिसका मतलब है कि वो इस
रिपोर्ट के मंदरजात से मुत्तफिक नहीं है। एक बंदा जिस पे आपने इल्जाम लगा के उसको निकाला है वो मुत्तफिक नहीं है। तो मैं एक सहाफी जो पिछले सारे दिनों से इस सारी चीज को कवर कर रहा हूँ, आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज किए, इसमें कोई 15 के करीब तो जर्नलिस्ट के हुए, मैं जानता हूँ सारे दोस्तों के जिनके इंटरव्यू हुए, लाहौर में इंटरव्यूज हुए, इस्लामाबाद में इंटरव्यूज हुए, और उसके बाद 3 महीने पहले ये रिपोर्ट लिखी जा चुकी थी, ये रिपोर्ट बन चुकी थी। और मुझे ये भी पता है कि जिस बंदे ने ये रिपोर्ट लिखी है ग्रेड 22 का अफसर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक ऑफिसर है ग्रेड 21 के जो कि इस पूरे मुल्क के हर चीज के मालिक हैं, वो उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो उनकी मर्जी की रिपोर्ट लिखें। तो ये चीजें बहुत ज्यादा चली थी। फिर 3 महीने लग गए इस रिपोर्ट के जितने भी मेंबरान थे उनके सिग्नेचर लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मेंबरान मुत्तफिक नहीं थे इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स के साथ। तो 3 महीनों में सारे लोगों से आपने सिग्नेचर लिए। तो जब जिन लोगों ने रिपोर्ट लिखी है वो इससे मुत्तफिक नहीं है, जिन पे इल्जाम लगा है वो बिल्कुल चुप करके रिजाइन करके एक साइड पे हो सकते थे, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो इसको फेस करेंगे। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद ऑन साही और डायरेक्टर नॉर्थ फारूक फैसल हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका।